मेरे भूगोल जगत के विद्वान साथियों, नमस्कार। आज हम भौगोलिक चिंतन की इस श्रृंखला में विद्वान हमबोल्ट पर परिचर्चा करेंगे। विद्वान अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट, इन्हें आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में माना जाता है। 19वीं सदी के ये महान भूगोलवेत्ता थे और इनका समय 1769 ईस्वी से लेकर 1859 ईस्वी के रूप में माना जाता है। विद्वान अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट सर्व प्रतिभा संपन्न विद्वान थे। यह एक युग प्रवर्तक के रूप में इनको स्वीकार किया जाता है। भूगोल और विज्ञान की अनेक शाखाओं में आपने अपना अप्रतिम योगदान दिया है। अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट ने वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण यात्राएं की, जिसको हम लोग यात्रा नामक अलग से बिंदु में रेखांकित करेंगे। विद्वान हमबोल्ट का जन्म जर्मनी में प्रसा में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता सेना में एक उच्च पद पर कार्यरत थे, लेकिन इनके पिता की मृत्यु इनके बाल्यकाल में हो गई थी। इसलिए विद्वान हमबोल्ट और उनके परिवार का पालन पोषण की जिम्मेदारी उनकी माता और बड़े भाई उनकी माता पर हुई। विद्वान हमबोल्ट 18 वर्ष की आयु में फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लेते हैं, किंतु कुछ ही दिन में लगभग 6 महीने बाद वे अपने घर को वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनकी माता उन्हें एक कारखाना प्रबंधन मैनेजमेंट की शिक्षा दिलाने के लिए उत्सुक थी। और 1789 ईस्वी में गाटिंगन विश्वविद्यालय में उनका एडमिशन होता है। विद्वान हमबोल्ट वहाँ पर फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र, पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। यहीं पर इनका संपर्क एक प्रसिद्ध बॉटनिस्ट यानी वनस्पति विज्ञानी जॉर्ज फॉरेस्टर से भी हो गया। इनकी रुचि वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ गई। गाटिंगन में अध्ययन की अवधि में हमबोल्ट ने जॉर्ज फॉरेस्टर के साथ राइन नदी के यात्रा करते करते नीदरलैंड और वहाँ के जलमार्ग के द्वारा आप इंग्लैंड की भी यात्रा संपन्न कर लिए। यहाँ पर इनके जीवन में अनेक मोड़ आया और हमबोल्ट उच्च शिक्षा के लिए बाद में हैम्बर्ग के एक कॉमर्स डिग्री कॉलेज में प्रवेश लिया और वहाँ से इन्होंने खनिज विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य और भूगोल में अपना अध्ययन कार्य संपन्न किया। वाणिज्य कॉलेज में 1 वर्ष की शिक्षा के उपरांत आप खनिज विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फाइबर्ग एकेडमी ऑफ साइंस में आपने अपना एडमिशन लिया और वहाँ पर आपने का संपर्क भूविज्ञानी वर्नर से हो गया और उनके निर्देशन में आप भूविज्ञान का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। आपकी रुचि खनिज विज्ञान के साथ साथ प्राणी विज्ञान में भी थी और आपने खदान में अनेक वनस्पतियों का आपने अध्ययन किया और उसका वनस्पतियों का वैज्ञानिक प्रयोग किया और लैटिन भाषा में एक पुस्तक
फ्लोराफ्राइबरजेंसिस आपने लिखा, जिसमें खनिज क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों का विश्लेषण किया और उनका पारिस्थितिकी अध्ययन भी उसमें शामिल था। आपने जियोग्नाजिया शब्द का प्रयोग किया था। यह शब्द लैटिन में भूगोल के लिए प्रयोग किया जाता था। जर्मनी में अर्डकुंडे और अंग्रेजी में ज्योग्राफी शब्द कहा जाता है, यानी जियोग्नाजिया ऐसा शब्द था जिसे जर्मन भाषा में अर्डकुंडे और अंग्रेजी भाषा में जियोग्राफी के नाम से जाना जाता था। आपने जियोग्नाजिया नामक पुस्तक सन 1793 ईस्वी में प्रकाशित किया था। आधुनिक अध्ययन भूगोल के अध्ययन में यह एक नमूना यानी मॉडल या प्रतिरूप के रूप में प्रसिद्ध हुई और आप अपने बड़े भाई के साथ कुछ समय के लिए जेना चले जाते हैं। वहाँ पर धीरे धीरे आपका संपर्क विद्वान शिलर, गेटे, सेलिंग, फिश्ते आदि चिंतकों से, विचारकों से हो जाता है। इस प्रकार से आप ऐसे भूगोलवेत्ता होते हैं जिनका संपर्क वर्नर, फॉरेस्टर, शेले, शिलर, फिश्ते, सेलिंग आदि जैसे अपने समय के, अपने विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध विद्वानों से आपका संपर्क होता है। इस कारण से आपके अंदर अनेक विषयों की प्रतिभा पाई जाती है। आपने अनेक यात्राएं किया। 1792 ईस्वी से लेकर 1796 ईस्वी के मध्य प्रशा राज्य के खनिज मंत्रालय में माइंस मिनिस्ट्री में आप कार्य किए। बाद में आपने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और अपने अध्ययन और शोध कार्य के लिए, जहाँ पर आप अध्ययन और शोध कार्य के माध्यम से आप उच्च वैज्ञानिक बनने की आपके अंदर अभिलाषा थी और आपके पास एक जो सबसे अच्छा उपलब्धि थी वह यह थी कि आप जिस जगह पर जन्म लिए थे वहाँ पर पैतृक संपत्ति आपके पास बहुत थी, इसलिए आपके सामने किसी भी तरह की अर्थाभाव यानी धन संकट की कोई समस्या नहीं थी। आप वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य में निरंतर अपने कार्य संपादित करने लगे। आप अपने रुचि के अनुसार आगे बढ़ने लगे। इसी बीच वेस्ट इंडीज़ की यात्रा के संदर्भ में आप वियना, पेरिस और मैड्रिड गए। आपका संपर्क पेरिस में प्रमुख वनस्पति वैज्ञानिक बोनप्लांट महोदय से हो गया और आप दोनों वैज्ञानिक यानी बोनप्लांट और आप हम्बोल्ट दोनों लोग मैड्रिड गए और धीरे धीरे वहाँ से दक्षिणी अमेरिका के स्पेनी उपनिवेश की यात्रा की योजना आपने बनाया। 1799 ईस्वी में दक्षिणी अमेरिका की यात्रा पर आपने प्रस्थान किया और आप बोनप्लांट के साथ वेनेजुला के कुमाना नगर पहुँचे और वहाँ से अपना रिसर्च कार्य प्रारंभ किया। 5 वर्षों तक आप वहाँ पर भ्रमण करते रहे। इस खोज के दौरान लगभग आपने 64,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूर्ण किया था। आपने ओरिनोको नदी की लगभग 2700 किलोमीटर बेसिन का सर्वेक्षण किया। यात्रा के दौरान आप उष्णकटिबंधीय वनों, पेड़ पौधों, वहाँ के जीवाश्म का आपने अच्छी तरह से सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया उसका, और वहाँ पर जो मॉडल नमूने थे अनेक जीवाश्म के उसको आपने एकत्रित किया और लगभग 1800 ईस्वी में अपने सहयात्री बोनप्लांट के साथ आप पुनः कुमाना वापस आ जाते हैं और वहीं से आप क्यूबा की यात्रा प्रस्थान करते हैं।
1801 ईस्वी में कार्टेजेना, जो कोलंबिया का बंदरगाह है, आप वहां पर पहुंच जाते हैं और एंडीज पर्वत श्रेणी के लिए खोज यात्रा प्रारंभ करते हैं। कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र के विभिन्न भागों का आप सर्वेक्षण और का कार्य संपादित करते हैं। आपने पेरू के लीमा नगर के पास समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया और तट के समानांतर उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा, जिसे हम्बोल्ट के नाम पर हम्बोल्ट जलधारा के नाम से जाना जाता है, जिसे पेरू जलधारा भी कहते हैं, ऐसी जलधारा का आपने सूक्ष्म सर्वेक्षण का कार्य किया। आप 1803 ईस्वी में इक्वाडोर के गायकिल नामक स्थान से मैक्सिको के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। 1804 ईस्वी में आप अपने साथी वैज्ञानिकों के साथ क्यूबा की राजधानी हवाना आ जाते हैं। वहां से आप संयुक्त राज्य अमेरिका के फिलाडेल्फिया नगर होते हुए 1804 ईस्वी में बर्लिन जर्मनी के लिए आप प्रस्थान करते हैं और 1806 ईस्वी में नेपोलियन से पराजित होने के बाद जर्मनी का जनजीवन काफ़ी आंदोलित था और वहाँ की परिस्थितियाँ अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं थी और इस कारण से 1807 ईस्वी में आप फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए प्रस्थान कर देते हैं। वहाँ पर 19 वर्ष तक आप रहते हैं और 19 वर्ष तक निवास करने के साथ फ्रांसीसी भाषा में नए महाद्वीप के भूमध्यरेखीय प्रदेश की यात्रा नामक पुस्तक प्रकाशित करते हैं। इस पुस्तक में नए महाद्वीप के भूमध्यरेखीय प्रदेश की यात्रा नामक पुस्तक में कुल 30 अंक हैं। 1827 ईस्वी में आप राज्यसभा में एक उच्च पद पर कार्य करने के लिए बर्लिन वापस आ जाते हैं और 2 वर्ष के बाद पुनः आप रूस के शासक जार के निमंत्रण पर साइबेरिया में अन्वेषण कार्य के लिए संसाधनों के खोज के लिए आप लेनिनग्राड के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और आप साइबेरिया के अल्टाई पर्वतीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं। वहाँ की प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सर्वेक्षण कार्य आप मनोयोग से संपन्न करते हैं। 1830 ईस्वी में आप रूस से पुनः बर्लिन वापस आ जाते हैं और शेष जीवन आप यहीं पर व्यतीत करते हैं। जर्मनी में अनेक पदों को आपने सुशोभित किया था। आपका ही अनेक महत्वपूर्ण योगदानों में आपने अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने हिमावृत आपने परमाफ्रास्ट शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आपने समताप रेखा आइसोथर्म लाइन का प्रयोग किया। इसके अलावा वन स्पिरिट वन लाइफ यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी की संकल्पना भी आपने दिया था। आप प्राकृतिक तथा मानवीय तथ्यों का शुद्धतापूर्ण उल्लेख करने का विश्लेषण करने का आप हिमायती थे। भूगोल के कोई तथ्य शायद आपकी निगाह से बच पाया हो। आपने एंडीज पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ने के दौरान तापमान, वनस्पति, ऊंचाई, इन सब का अंतर संबंध आपने व्याख्यायित किया था। आप जैव भूगोल के संस्थापक भी माने जाते हैं क्योंकि विश्व को प्राकृतिक वनस्पति और फसलों की ऊंचाई तथा तापमान से आपने अंतर संबंध स्पष्ट किया था।
विद्वान रसेल ने 1876 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जीवों का भौगोलिक वितरण, द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, में स्पष्ट किया था कि हम्बोल्ट जीव जंतु तथा पादपों पर लिखे गए लेख बाद के ही जैव भूगोल को पादप भूगोल, प्राणी भूगोल नामक शाखा में विभक्त करने का आधार बनता है। आप कालमापी यानी क्रोनोमीटर का प्रयोग आपने किया था। आपने इस क्रोनोमीटर यंत्र का प्रयोग धरातल पर देशांतर को निश्चित किया। वायुदाब मापी की सहायता से आपने ऊंचाई भी निर्धारित किया था। इस तरह से आपने अपने यात्रा के दौरान अनेक महत्वपूर्ण कार्य का संपादन किया। आपके द्वारा जो रचनाएं हुई, जो पुस्तक आपने लिखा, उसमें राइनलैंड बेसाल्ट पर आपका लिखा गया शोध ग्रंथ 1789 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आपके द्वारा 1847 ईस्वी में प्रकृति दिग्दर्शन व्यूज ऑन नेचर नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। 1823 ईस्वी में दोनों गोलार्धों की चट्टानों की विशिष्ट स्थिति पर आपने भूवैज्ञानिक लेख प्रकाशित किया था। 1829 ईस्वी में एशिया सेंट्रले, मध्य एशिया, आपने 2 खंड में प्रकाशित किया। 1815 से 20 के बीच में भूमध्य रेखीय प्रदेश का वर्णन, और इसके बाद आपने दक्षिणी अमेरिका के मूल वंशज नामक पुस्तक प्रकाशित किया। मैक्सिको तथा क्यूबा का प्रादेशिक वर्णन भी आपके द्वारा लिखा गया। कास्मास नामक पुस्तक, जो आपकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है, वह 5 खंडों में प्रकाशित की गई थी। इस तरह से पुस्तक लेखन के क्षेत्र में आपका महत्वपूर्ण योगदान निसंदेह था। आपने अपने अध्ययन क्षेत्र में, अपने अध्ययन के कार्य में अनेक विधि तंत्र का सहयोग लिया, यानी जिसके जो आकल्पना पर नहीं बल्कि प्रत्यक्ष दर्शन पर आपका विश्वास था। आपने अपने विधि तंत्र में आनुभविक यानी एम्पिरिकल मेथड को अपनाते थे, यानी आप जिस जगह पर जाते थे वहाँ पर प्रेक्षण करते थे, उसका मापन करते थे, वहाँ परीक्षण करते थे। प्रायोगिक क्रियाओं द्वारा आप विषय वस्तु की तथ्यों की जानकारी ग्रहण करते थे, यानी आपकी अध्ययन पद्धति इतनी बारीक और सूक्ष्म थी कि शायद कोई पहलू आपकी निगाहों से, दृष्टि से बच सके। यानी आप आनुभविक विधि में एम्पिरिकल मेथड के द्वारा किसी विषय तथ्य का आप विश्लेषण करने के हिमायती थे। आप इंडक्टिव मेथड, आगमनात्मक पद्धति के आप समर्थक थे, और आपकी अध्ययन शैली यानी विधि तंत्र इंडक्टिव विधि तंत्र थी। दूसरी विधि तंत्र आपकी क्रमबद्ध विधि तंत्र है, यानी क्रमबद्ध विधि अपनाते थे। तथ्यों का अध्ययन आप वर्गीकरण विधि से विषय अनुक्रम के अनुसार किया करते थे, यानी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से तथ्यों को एक क्रमबद्ध तरीके से आपके अध्ययन की यह शैली आपके कार्यों को अद्वितीय बना देती थी। तुलनात्मक विधि, इसके अंतर्गत आपने दृश्य घटनाओं या तथ्यों का वितरण प्रतिरूप तथा प्रेक्षण की तुलना करते हुए आप निष्कर्ष निकाला करते थे, यानी सामान्यीकरण की ओर आप जाते थे। जो भी घटनाएं होती थीं, जो भी दृश्य हैं, जो भी तथ्य हैं, उनका आप हमेशा तुलनात्मक अध्ययन के समर्थक थे। आपकी चौथी विधि रेखा चित्रीय विधि थी, यानी आप जो भी वितरण प्रतिरूप थे उसका प्रदर्शन आरेख के द्वारा, मानचित्र के द्वारा करने का आप हिमायती थे। यानी भूगोल वास्तव में जो भूगोल का जो मूल यंत्र है वह मापक है, यानी मानचित्र है, और आरेख है। उस आरेख और मानचित्र का प्रयोग करके आप अपनी विश्लेषण क्षमता को
किसी के लिए भी सुग्राह्य बनाने का पक्षधर थे। आपके अध्ययन विधि सूक्ष्मता और परिशुद्धता से पूर्ण थी, यानी विद्वान हम्बोल्ट के प्रेक्षण में सूक्ष्मता और यथार्थता पर आप विशेष बल देते थे, ताकि माने किसी भी तथ्य का मापन, उसका विश्लेषण सूक्ष्म ढंग से आप किया करते थे। इस तरह से आप काल्पनिक या अनुमानों पर आधारित किसी तथ्य का, किसी भी विचार पर आपका कोई विश्वास नहीं हुआ करता था, यानी आप उस पर विश्वास, काल्पनिक चीज़ों पर आपका विश्वास नहीं होता था। इस तरह आपने क्रमबद्ध विधि, आनुभविक विधि, तुलनात्मक विधि, रेखा चित्रीय विधि, सूक्ष्मता और परिशुद्धता विधि के द्वारा आप विषय को व्यक्त करने का प्रयास करते थे। कासमास में आपने क्रमबद्ध विधि को ही अपनाया है और आपने निबंधों को समझाने में तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है। तुलना की बहुलता पाई जाती है। अध्ययन विधि की सबसे बड़ी विशेषता थी कि आपके पर्यवेक्षण और माप में शुद्धता पर आप विशेष ध्यान देते थे। इस तरह से आपने अपनी खोज यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के यंत्रों का आप सहारा लेते थे, सहयोग लेते थे। आप अपनी यात्रा के दौरान वायुदाब, तापमान, पवन दिशा, पवन वेग मापी, अक्षांश देशांतर की स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, शैल की भिन्नता, वनस्पति प्रकार और चुंबकीय भिन्नता आदि के निर्धारण में उच्च स्तरीय सूक्ष्मता और शुद्धता का आपने हमेशा पालन किया है। यही कारण है कि आपकी यह शैली पर्यवेक्षण, यानी आपकी यह शैली परिशुद्धता की शैली और सूक्ष्मता की शैली आगे आने वाले अनेक विद्वानों और अन्वेषकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है और एक मार्गदर्शिका के रूप में बन जाती है। आपकी जो भौगोलिक संकल्पनाएं हैं वह भी आप अत्यंत या अद्वितीय या महत्वपूर्ण हैं। आपने माना कि मानव गृह के रूप में भूतल का अध्ययन किया जाना चाहिए। आपके विचार के अनुसार पृथ्वी के किसी भी पहाड़ का यानी तल का अध्ययन मानव गृह के रूप में हो, इसलिए करते हैं क्योंकि पृथ्वी मनुष्य का निवास है। यह मान्यता, यह संकल्पना आपकी आज तक भी यह प्रासंगिक है। पृथ्वी मानव निवास के रूप में अध्ययन की जाती है, यानी पृथ्वी तल पर मानव अपनी अनेक क्रियाएं संपन्न करता है, यानी मानव के पृथ्वी तल के बगैर मानव की कोई भी क्रिया का संपादन कर पाना यह मानव के वश की बात नहीं है। आपने दूसरी संकल्पना स्थानिक वितरणों का विज्ञान माना, यानी आप विश्व के स्थानिक वितरण, क्षेत्रीय वितरण को, भूगोल को विश्व का क्षेत्रीय वितरण या भूगोल को स्थानिक वितरण का आप विज्ञान मानते थे, जिसे बाद के भूगोलवेत्ताओं ने भी स्वीकार किया है। यही स्थानिक वितरण की संकल्पना भूगोल की एक मौलिक संकल्पना के रूप में बाद में पुष्पित और पल्लवित होती है। आपने स्थानिक वितरण की संकल्पना जो आपके द्वारा प्रदान की गई वह क्रमबद्ध और वर्गीकृत विज्ञान में स्वतंत्र विषय के रूप में एक पृथक स्थान प्रदान करने में सफल हो जाती है। आपने सामान्य भूगोल को भौतिक भूगोल माना, यानी सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट आप के अनुसार जो भी विश्व भूगोल या सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया था। भौतिक भूगोल में मानवीय अध्ययन भी सम्मिलित होता था।
हम्बोल्ट द्वारा प्रतिपादित भौतिक भूगोल सामान्य भूगोल का दूसरा नाम था। इन्होंने अपने कासमास जो 5 खंडों में लिखी गई पुस्तक थी, उसमें भौतिक भूगोल का उद्देश्य सजीव और निर्जीव प्रकृति के मध्य संबंध और श्रृंखला का अध्ययन करना बताया। वारेनियस ने विश्लेषित किया कि सामान्य भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक तत्वों के साथ ही मानव का अध्ययन भी सम्मिलित होता था। यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल वारेनियस के समय में वर्गीकृत या विभाजित नहीं था। आपके भी भूगोल में इस तरह का विभाजन दिखाई नहीं देता है। आकाशीय पिंड से लेकर के समस्त भूतल के प्राकृतिक तत्व मानव समूह तक के वर्णन आपके भौतिक भूगोल या सामान्य भूगोल में परिलक्षित पाए जाते हैं। हम्बोल्ट के बाद मानव भूगोल के तथ्य का अध्ययन भूगोल की एक अलग शाखा के रूप में किया जाने लगा। यानी हम्बोल्ट के जीवन के उपरांत, हम्बोल्ट की विचारधाराओं के बाद मानव भूगोल की एक शाखा धीरे धीरे विकसित होने लगी, जो भूगोल से अलग होने लगी। लेकिन हम्बोल्ट के समय तक का जो दौर था, उस समय भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को अलग अलग विषय के अंतर्गत शाखा के रूप में अध्ययन नहीं किया जाता था। मानव भूगोल या मानवीय तथ्यों का अध्ययन भूगोल की एक पृथक शाखा के रूप में मानव भूगोल के अंतर्गत की जाने लगी। ये हम्बोल्ट की बाद की घटना है। भूगोल की प्रमुख शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। भौतिक भूगोल अगली जो विचारधारा है, भूगोल भौतिक एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन है। हम्बोल्ट के विचार में जैविक अजैविक प्रकृति के संबंध, मानव और प्रकृति के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। संबंधों की खोज करना भूगोलवेत्ता का परम कर्तव्य है। यह बात विद्वान हम्बोल्ट के द्वारा बताई जाती थी। यानी हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक कासमास में भूगोल की प्रकृति, यानी भूगोल के नेचर को व्याख्यायित करते हुए बताया कि समस्त सजीव और निर्जीव तत्वों में पारस्परिक संबंध होता है, और ऐसे सामान्य रूप में आप समझ सकते हैं कि कोई भी सजीव और निर्जीव एक दूसरे के बगैर किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी जड़ और चेतन दोनों का अस्तित्व एक साथ होना चाहिए। यानी भूगोल भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन है, इस बात में काफ़ी बल था। भूगोल के प्रकृति में आपने जैसा बताया कि सजीव और निर्जीव तत्वों में पारस्परिक संबंध होता है। वनस्पतियों और जंतुओं की तुलना में मनुष्य अधिक समर्थ है। वह अनेक प्रकार के, यानी अधिक समर्थ तो है, लेकिन वह प्राकृतिक घटनाओं पर अपेक्षाकृत कम निर्भर होता है, लेकिन फिर भी वह स्वतंत्र नहीं है। वनस्पति और जंतुओं की तुलना में मानव की निर्भरता मानव पर प्रकृति का नियंत्रण अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, क्योंकि फिर भी हम मनुष्य पार्थिव जीवन के साथ अनिवार्य रूप से प्रकृति से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इन्हीं संबंधों का विश्लेषण भूगोल में भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन के रूप में विद्वान हम्बोल्ट स्वीकार करते हैं। यानी विद्वान हम्बोल्ट यहाँ पर भी प्रकृति के साथ मानव के घनिष्ठ संबंध को स्वीकार करते हुए वनस्पति और जीव जंतुओं से मानव की तुलना किया है, जो उनके तुलनात्मक अध्ययन विधि का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में हम आप स्वीकार कर सकते हैं।
इसके बाद उनकी जो पांचवी संकल्पना है वह संकल्पना ये है तथ्यों की विषमांगता। विद्वान हम्बोल्ट के अनुसार जो क्रमबद्ध विज्ञानों में अध्ययन किया जाता है, यानी क्रमबद्ध विज्ञानों में अध्ययन किए जाने वाले तथ्यों में समरूपता और समांगता निसंदेह पाई जाती है। भूगोल में अध्ययन किए जाने वाले तथ्यों में विषमांगता और भिन्नता भी होती है। एक स्थान से दूसरा स्थान विभिन्न तथ्यों में कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होता है। समांगता भी होती है, समानता भी होती है। जैसे भूगोलवेत्ता का ये परम कर्तव्य होता है कि वो क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन, जो क्षेत्रीय विभिन्नता होती है एक स्थान से दूसरे स्थान में, उसको स्पष्ट करे। इसी तरह से धीरे धीरे भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। यानी तथ्यों की विषमांगता, हेट्रोजेनिटी ऑफ फेनोमेना। आप कोई भी तथ्य ऐसा नहीं पाएंगे जिसमें विषमांगता या विविधता न हो। क्रमबद्ध विज्ञान में अध्ययन किए जाने के लिए जो तथ्य हैं उसमें समरूपता और समांगता पाई जाती है, लेकिन भूगोल में अध्ययन किए जाने वाले तथ्यों में विषमांगता और विभिन्नता विद्यमान होती है, और विषमांगता और विभिन्नता दोनों विश्लेषण पाए जाते हैं। यही विषमांगता और विभिन्नता के कारण आगे चल कर के प्रादेशिकरण की संकल्पना समृद्ध होती है, और एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से तभी भिन्न हो पाता है, प्रदेश के विचारधारा तभी उत्पन्न हो सकती है जब तथ्य आपस में एक दूसरे से आसपास के क्षेत्रों से पूरी तरह से भिन्न हो, लेकिन वे दूसरे क्षेत्र में उत्पन्न जो तथ्य हैं उनसे आपस में समानता और समांगता स्थापित करते हों। संकल्पना के संदर्भ में हम छठवीं संकल्पना हम्बोल्ट की विश्लेषित करते हैं, जिसमें उनकी छठवीं संकल्पना है पार्थिव एकता की संकल्पना। पार्थिव एकता में संकल्पना में विद्वान अलेक्जेंडर वाल हम्बोल्ट का अटूट विश्वास था। प्रकृति का कोई भी जैविक और अजैविक सभी कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जो अपने में संबंधित न हो। सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सभी एक दूसरे से समष्टि के रूप में जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, कोई भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। आपके समझ में आ रहा होगा ये जैविक अजैविक सभी तथ्य आपस में कैसे संबंधित हैं। इसको एक उदाहरण से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे पोषण स्तर 1, 2, 3, 4। पोषण स्तर 1 में स्वपोषी पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। यह स्वपोषी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके और अपने हरे पत्तों के माध्यम से ऑक्सीजन, ऊर्जा आदि का उत्पादन करते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे, स्वपोषी पौधे यानी प्राथमिक उत्पादक अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी से अजैविक तत्व यानी पोषक तत्व भी ग्रहण करते हैं, और यह पूरी तरह से एक कड़ी की भूमिका में होता है, यानी जैविक अजैविक दोनों घटकों को आपस में जोड़ता है। इस तरह से हम यह नहीं कह सकते कि बगैर अजैविक का जैविक का भी कोई अस्तित्व विद्यमान हो। जल ही जीवन है, जल अजैविक है, और जल के आधार पर हम समस्त पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक जीवित हैं। इसीलिए बगैर अजैविक संघटकों के द्वारा जैविक संघटकों का
कोई भी अस्तित्व इस भूतल पर नहीं पाया जा सकता। पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषण स्तर है, उसके पोषण स्तर 2 में, जिसमें केवल शाकाहारी जीव जंतु शामिल हैं, वे पूरी तरह से स्वपोषी प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर करते हैं, यानी हरे पेड़ पौधों घासों पर निर्भर होते हैं। और तीसरे पोषण स्तर में आपके मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, जो द्वितीय पर यानी आपके पोषण स्तर 2 के शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर करते हैं। पोषण स्तर 4 में मांसाहारी यानी सर्वाहारी होता है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों श्रेणियों में, जिसमें मानव शामिल है, वह भी जैविक अजैविक सभी इस तरह से एक दूसरे से आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यही बात विद्वान हम्बोल्ट ने पार्थिव एकता के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि प्रकृति में एकता पाई जाती है, भूगोल में इसी एकता का अध्ययन किया जाता है। और विद्वान अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के अनुसार उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक केवल एक आत्मा ही संपूर्ण प्रकृति को सजीव बनाए हुए है, यानी उत्तर ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक एक आत्मा के द्वारा संपूर्ण प्रकृति की सजीवता विद्यमान है। यानी एक ही जीवन पत्थरों, वनस्पतियों, जंतुओं और स्वयं मनुष्य में व्याप्त है। हम्बोल्ट प्रकृति की एक जैविक इकाई के रूप में, बायोलॉजिकल यूनिट के रूप में प्रकृति को मानते थे और इस तरह से जड़ चेतन, जैव अजैव यानी चेतन अचेतन वस्तुओं की सुव्यवस्थित और अंतर संबंधों की व्याख्या विद्वान अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने बखूबी किया है। विद्वान अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का जो योगदान है वह निस्संदेह अप्रतिम है और इनके योगदान को देख करके विद्वान हार्टसोन ने इनको एक नक्षत्र के रूप में संबोधित किया है, इनकी उपमा दी है। इस तरह से विद्वान हम्बोल्ट के कार्यों को न केवल जर्मनी में बल्कि विश्व के समस्त भूगोल जगत में अद्वितीय माना जाता है। धन्यवाद।